चलिए लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर बेटा, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। बहुत इजी और छोटा सा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है हमें इस चैप्टर को करने में। बस थोड़ी सी आइडेंटिटीज है, बहुत थोड़ी सी। प्लस वन में आपने बहुत ज़्यादा की है, बट यहाँ बहुत थोड़ी सी आइडेंटिटीज हैं जिसे हमें डिस्कस करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर। पहले तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये इनवर्स का क्या मतलब है। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग आपको पता है, फंक्शन का मीनिंग आपको पता है, तो अब हम इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले आपने प्लस वन में जो है फंक्शंस हम थोड़े से बताते हैं बच्चों को क्या होता है, ठीक है। और इवन प्लस टू में भी फर्स्ट चैप्टर में इनवर्स फंक्शंस है, वो कैसे डिफाइन करते हैं देखिए। अगर मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग x टू y, आपने ये चीजें पढ़ी हुई है रिलेशन से, फिर हम फंक्शन से, ठीक है। सच दैट मेरे पास अगर f ऑफ x y के इक्वल है, ये मेरे पास वन वन फंक्शन भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी है। अब बेटा ये वन वन और ऑन टू क्या होता है, इसके रिलेटेड थोड़ी सी आपको जो है इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। वन वन का मतलब होता है हर एक, जैसे ये मान लीजिए अगर x और ये y मेरे पास सेट्स है, ये वन वन तब होगा जब हर x की एक ही एलिमेंट के साथ इमेज कोरिलेट हो। यहाँ दूसरा एलिमेंट है उसकी किसी और के साथ, थर्ड एलिमेंट है किसी और के साथ। मतलब अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज x1 x2 के इक्वल होना चाहिए, वाइस से वर्सा भी हो सकता है। ये वन वन की डेफिनेशन है कि अगर दो फंक्शन इक्वल है तो 100%, मतलब ये y हो गया ना, अगर y1 y2 के इक्वल है तो x1 x2 के भी इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होना चाहिए, उल्टा भी था। फिर ऑन टू, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं, ऑन टू का मतलब है जो मेरे पास रेंज आती है, आपने रेंज पढ़ी हुई है, जो रेंज है ना f की, वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए। कोडोमेन मतलब y सेट के इक्वल हो जाए पूरी के पूरी, तो उस फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारा कुछ हम फर्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो तब आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ क्योंकि वर्ड मैंने यहाँ लिखा था तो आपको ये पता होना चाहिए वन वन ऑन टू, अदरवाइज यूज यहाँ कहीं नहीं है, तो मैंने उसकी डेफिनेशन आपको समझा। वन वन मतलब अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है तो x1 x2 के इक्वल है, ठीक है जी। और अगर मेरे पास वो ऑन टू है तो मतलब रेंज जो है अगर कोड मेन के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन हमेशा ऑन, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि वन वन ऑन टू हमने सीख लिया कि अब देखिए उसने कहा कि अगर ये मेरे पास कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है, तो अगर कोई जी फंक्शन है जिसकी मैपिंग इससे रिवर्स है y टू x, यहाँ x टू y थी, यहाँ y टू x है, सच दैट मेरे पास g ऑफ y जो है ना वो x के इक्वल है, तो बेटा यहाँ पर मतलब बिल्कुल इसका उल्टा है, तो मेरे पास जो g है ना उससे हम कहते हैं बेटा इनवर्स ऑफ f, और ये डिनोट होता है f इनवर्स s, f की पावर -1, f की पावर -1 डजंट मीन्स दिस। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, यानी f ऑफ x ऐसे नहीं लिख सकते, ये इनवर्स ऐसे बन जाए इनवर्स फंक्शन, और यहाँ वो gx के ऐसे। ओके बेटा, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे?
है ना। ये चाहे आप अभी थ्योरी नहीं भी समझ पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ, इनवर्स मैंने नाम लिया तो हमने तो सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करना है, हमने इसमें ये बाकी चीजें नहीं करनी, बट क्योंकि इनवर्स फंक्शन नाम था तो मुझे आपको ये चीज समझानी है। ओके, तो लेट अस डू। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स क्या चीज है, ठीक है। आपने 10th में +1 में सॉल्व द इक्वेशन करते थे, अगर साइन एक्स इक्वल्स टू, आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 1 दी, आप 10th में या +1 में क्या करते थे, यहाँ साइन π/2 लिखते थे और x की वैल्यू π/2 ऐसे आंसर देते थे, है ना। तो हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे x कैलकुलेट करना है तो ये जो साइन है ना, उधर जाके साइन इनवर्स 1 बन जाता है। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। 100% साइन इनवर्स 1 मतलब ही π/2 होता है, यानी अब एंगल निकालने के लिए हम इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प लेते। ओके बेटा। अच्छा, जब मैंने आपको ना इनवर्स की बात की, ये x टू y, तो ये जो f इनवर्स जिसको हमने g भी लिखा था वो y टू x होती है। यहाँ पर आपको पता है ये डोमेन हम कैलकुलेट करते हैं, ये कोडोमेन, और इधर से रेंज कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो डोमेन इनवर्स फंक्शन की होती है ना, डोमेन ऑफ g, वो हमेशा मेरे पास जो है रेंज ऑफ किसकी बन जाएगी, एफ की। उल्टा होता है, देखो ये इधर है ना, ये इधर, आपको पता है ये डोमेन होती है, और सबसेट ऑफ एक्स उसे हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर जो रेंज ऑफ जी होगी ना, वो हमेशा डोमेन ऑफ एफ होती है। ये क्लियर याद। इसीलिए अगर आपको +1 में ये कॉन्सेप्ट याद होगा कि मेरे पास तो है, साइन की बात करूं मैं, अभी सिर्फ साइन फंक्शन की बात करूं, कि जो साइन एक्स है, आपको पता है इसकी जो डोमेन थी ना, वो क्या थी, रियल नंबर्स थी, और इसकी रेंज अगर आपको याद हो वो हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई थी। अब लेकिन अगर मैं साइन इनवर्स की बात करूं ना बेटा, इसके डोमेन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो है वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करी, मैं अपनी जो है डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, किसके लिए, 1/1/2 के लिए बनाने के लिए, क्योंकि 1/1/2 होगा तो बेटा मेरा फंक्शन जो है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता, अदरवाइज नहीं। तो इसकी जो रेंज थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी ना, तो -1 to 1। अब जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बननी है, बट यहाँ हम अपनी रेंज को फिक्स इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, मैं अपनी रेंज को अकॉर्डिंग टू दिस, मैं -π/2 to π/2 भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर -3π/2 to -π/2 भी लिख सकती हूँ, सो बट अगर मुझे सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है, जिसे हम बेसिक वैल्यू कहते हैं, तो उसमें सिर्फ ये ब्रांच आती है। ये कितनी सारी ब्रांचेस हैं जिसमें साइन इनवर्स की डोमेन -1 to 1 ही है, बट हम किससे डील करते हैं, सिर्फ -π/2 to π/2। रीजन, हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज जो है, वी ओनली डील विद प्रिंसिपल वैल्यूज, और प्रिंसिपल वैल्यू को ही हम रेंज कहते हैं। अदरवाइज कई बार पता क्या होता है, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप अदर ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स बताइए अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसीलिए मैंने आपको सारी बताई।
अदर देन में आप कोई भी ले सकते हो, -3 π/2 -π/2, इससे पिछली अगर मैंने आगे और लेनी है तो π/2 to 3 π/2। आप देखिए π/2 से 3 π/2 में जाने के लिए क्या कर रहा है वो, पाई 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 ऐड कर रहा है। यहाँ पाई ऐड करेंगे तो ये इधर से पाई माइनस करेंगे तो -π/2 आया, इसमें माइनस पाई करेंगे तो -3/2 आया, सो ऑन। ऐसी इनफाइनाइट ब्रांचेस है, आप कोई भी एक ले सकते हैं, बट इसकी रेंज जो है, सॉरी डोमेन जो है वो हमेशा -1 to 1। अब बात समझ आई कि कैसे मैंने बताया था जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाती है, इसकी डोमेन ये है ऑल रियली। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनफाइनाइट है, इधर से भी सो ऑन, इधर से भी सो ऑन, क्योंकि इसका आंसर तो एंगल में ही आएगा ना, एंगल ही कैलकुलेट करना है ना, तो वो ऑल रियली है। बट हम प्रिंसिपल वैल्यू से डील करते हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यू मेरी एक ही है, दैट इज -π/2 to π। ये बाकी सारी अदर ब्रांचेस हम रेंज में सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू को कंसीडर करें। ओके बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट टू एनीवन बेटा? ओके बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ऐसे ही कॉस का है हमारे पास सेम। अगर आप देखोगे कॉस में अगर मैं बात करूं, मेरे पास हो गए, इफ यू सी कि मेरे पास कॉस की अगर मैं बात करूंगी तो सेम प्रोसीजर मेरे पास हो गए यहाँ पर चलेगा। अब उसमें क्या होगा, अगर आपने देखना है तो मेरे को पता है कि कॉस इनवर्स की डोमेन -1 to 1, क्योंकि कॉस एक्स की रेंज -1 to 1 होगी। ठीक है बेटा, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज 0 to π। प्लीज आपको ये इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू के ये टेबल आपको लर्न करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकते हमारे। ओके, ये फंक्शन है इनवर्स फंक्शन, ये डोमेन हम कर रहे हैं एंड दिस इज रेंज, और इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी काउंट करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिख देते हैं ताकि आप टेबल को एज इट इज नोट डाउन कर लो। दिस इज -π/2 to π/2। ओके, नाउ कोसेकेंट के लिए नेक्स्ट ये पूरा का पूरा टेबल आपको लर्न करना है। कोसेकेंट इनवर्स x r -1 to 1, ठीक है, इंटरवल पूरा का पूरा माइनस, दिस इज इंटरवल। क्लियर? अब इसकी रेंज क्या होगी मेरे पास, -π/2 to π/2 माइनस मेरे पास 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता क्योंकि 0 पे कुछ सेकेंड डिफाइंड ही नहीं होता था, आंसर ही नहीं आ सकता इसका, इसीलिए। ठीक है कि चलो मेरे पास हो गया सेकेंड इनवर्स x r माइनस सेम, लेकिन जो है इसका आंसर चेंज होता है बिल्कुल 0 to π जो यहाँ पर है, लेकिन इसका आंसर कभी भी π/2 नहीं आ सकता। पता क्यों नहीं आ सकता? कोई बता सकता है क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सेकेंड x किससे डील करता है, 1/, होता है किसका, t रेशियो का, कॉस का, और वो 1/π/2 अगर आएगा तो वो π/2 उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा ना, तो वो तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो इसीलिए वहां ये डिफाइंड ही नहीं होता और वो आंसर नहीं आ सकता है, कि इसीलिए वो π/2 माइनस कर देते हैं ये वैल्यू, कि उसपे ये कभी भी आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, अब tan इनवर्स रियल होता है डोमेन,
कॉट इनवर्स का भी रियल ही होता है। लेट मी शो यू, बट इसकी जो रेंज है -π/2 to π/2 विद ओपन इंटरवल, और कॉट की 0 to π। ये याद रखना है, देखो कॉस में क्लोज, कॉट में ओपन। कोई याद करना मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी याद हो जाता है। साइन -π/2 to π/2 प्रिंसिपल वैल्यू, कॉस की 0 to π इंक्लूड 0 to π, लेकिन कॉट में ओपन 0 to π। साइन इनवर्स में यहाँ क्लोज होती है, टैन में यहाँ ओपन होती है। बाकी साइन और कोसेकेंट इंटर रिलेटेड है, इसमें से जहां साइन 0 होता है वो वैल्यू कभी नहीं आएगी। सीकेंट और कॉस आपस में इंटर रिलेटेड है, यहाँ कॉस π/2 पे 0 होता है, इसीलिए π/2 वैल्यू कभी नहीं आएगी। ठीक है बेटा, क्लियर टू एवरीवन? ग्राफ भी बिल्कुल हमारा वैसे ही बनता है, सिर्फ उल्टा होना मेरे पास, टोटली उल्टा होगा। कैसे? अगर मैं आपको बता दूं, एक ड्रॉ करके बताती हूँ। 1 नंबर में ग्राफ सबने करने, ठीक है? लेट अस डू दिस ग्राफ आल्सो, फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो देखिए बेटा, आपको याद होगा साइन का ग्राफ, अगर मैं आपको बता दूं कि साइन ग्राफ जो है मेरे पास वो कैसे बनता था। ये हम x डैश y डैश हम करते थे, और मेरे पास ये ओरिजिन होता था। हम कैसे ड्रॉ करते थे अगर आपको याद हो, यहाँ 1 -1, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, साइन 0 पे 0 और π/2 पे 1 होता था, तो ये मैक्सिमम वैल्यू। फिर यहाँ पाई पे ये 0 आ जाता, फिर डिनोमिनेटर में जाता था ये 2π पे, फिर 0, ऐसे ही वैल्यू आगे बढ़ती रहती थी। सेम है ना, ऐसे ही होती थी ना। लेकिन साइन इनवर्स में हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल वैल्यूज वैसे ही चलती है, बट यहाँ -1 और 1 इधर आ जाएगा ना, उल्टा हो जाता है ना मेरे पास, क्योंकि जो आपके पास उसकी डोमेन थी, यहाँ पर जो है हमारे पास डोमेन क्या बन जाती है, -1 to 1, और जो डोमेन होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं। अब रेंज इधर को, तो अब इधर को वो वैल्यूज ड्रॉ करेंगे ना, कैसे? हमारे पास जो है यहाँ पर π/2 ले लें, यहाँ पर -π/2 ले लें, और आपको पता है यहाँ पर मेरे पास जो है 0 पे 0, और ये देखिए ये वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू 1 है ना, तो ये π/2 पे जाएगी, फिर उसके बाद ऐसे डिक्रीज होगी, फिर नीचे जाएगी, ऐसे जाएगी ना, ऐसे इधर को। ये देखिए 1 मैंने यहाँ तक किया है, तो मैं यहाँ तक हाईएस्ट वैल्यू दूंगी। मेरी जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, वो π/2 से लेकर -2 ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आगे फिर है पाई से, बट प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ इतनी। ओके जी, क्लियर? सबको बात समझ आ गई? एनी डाउट अप टू दिस लेवल? ऐसे ही कॉस का, अच्छा अगर हम इसको दोनों को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करते हैं ना बेटा, एक ही ग्राफ में, तो आप अपनी बुक पे देखिए, फिगर दिस, देखिए कैसी शेप बनी है, एक डिजाइन सा बन रहा है। और रियलिटी में बताऊं तो दीज ग्राफ्स आर यूज्ड इन डूइंग कंस्ट्रक्शंस आल्सो। कई बार वॉल्स जो है बाउंड्री वॉल्स बनाने के लिए हम ये साइन कर्व्स, हम कॉस कर्व, हम इनवर्स कर्व्स की यूज करते हैं। ओके, तो ये मतलब डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसी क्या कहते हैं हमारे पास बिल्डिंग्स हैं जहाँ की बाउंड्री साइन कर्व्स के साथ बनाई जाती है। ओके, देखा जाए तो ये पैराबोला हाफ की तरह डील करती है।
ये पैराबोला, एक इधर, सारे पैराबोला से ये बना, सब आपस में इंटर रिलेटेड है। ऐसे ही आपने बेटा कॉज की बात करनी है, ऐसे ही आपने जो है सारी ब्रांच वैल्यूज आपको पता होना चाहिए हर किसी के। ग्राफ आप बुक से बाकी सारे खुद करोगे, बिल्कुल सेम है। अगर आपको याद हो tan का ग्राफ हमारे पास ये रहा, ये देखिए। अगर इन्वर्स का करना है तो मैं इसको उल्टा कर दूं, ये देखिए बिल्कुल सेम है ना। जो चीज यहाँ एक्स एक्सिस से कट कर रही है वो यहाँ वाई एक्सिस से कट कर रही है, सिर्फ इन्वर्स में यही चीज होती है। ठीक है, क्लियर बेटा? हमारा जो है पहला जो मतलब कॉन्सेप्ट था इन्वर्स आपको समझाना, वो मैंने आपको भी समझाया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबसे बड़ी बच्चे गलती करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या करते हैं, अगर आपके पास कॉज इन्वर्स एक्स लिखा है ना, डोंट ट्रीट एज 1/cos x प्लीज। 1/cos x तब लिखा जाता है जब ये cos की पावर माइनस हो, देन इट इज इक्वल टू दिस। यहां वैल्यू से पहले -1 है, दैट रिप्रेजेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। So don't confuse this as with this term. ओके जी? अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन करते हो आपको कोई भी ब्रांच मेंशन नहीं की है, तो इट्स मीन्स कि हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसकी लेके चल रहे हैं, मतलब हम रेंज लेके चल रहे हैं जो हमें अभी मैंने टेबल पे आपको बताई। ओके बेटा, क्लियर? समझ आ गई बेटा बात? अच्छा, बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस मैं आपको अगली एक्सरसाइज के भी फॉर्मूलेस बताना चाहती हूँ, क्योंकि उससे ये क्वेश्चंस और इजी हो जाते हैं और जल्दी कैलकुलेट हो जाते हैं। तो लेट अस डू दैट फॉर्मूलाज। ठीक है, 6 फॉर्मूलाज हैं। आपको अगर याद होगा हमने ऐसे वाले फॉर्मूलेस किए हैं, cos -x इज cos x, एम आई राइट? किया ना? फिर sin -x is, you have done already this thing, that is minus sin x, we have already done this। तो इन पर बेस्ड अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे, आइडेंटिटीज करेंगे। लेट अस डू दीज आइडेंटिटीज। ओके, cos इनवर्स -x बेटा, पाई माइनस cos इनवर्स x। आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, बट क्योंकि प्रूफ आर नॉट इन आवर सिलेबस, बट आप अपने लिए आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, मैं सेंड भी कर दूंगी ग्रुप में, तो आप देख लेना। सेकेंड इनवर्स -x, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x, उसके बाद कॉट इनवर्स -x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये तीन सेम। बट साइन इनवर्स -x जो है ना बेटा, वो माइनस साइन इनवर्स x होता है। टैन इनवर्स -x जो है वो माइनस टैन इनवर्स x होता है। और कोसेकेंट इनवर्स -x जो है वो माइनस कोसेकेंट इनवर्स x। You have to learn this. These identities will make your questions very easy. Okay? अब इसी के रिलेटेड इसको लिखे रहने देते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले इनको यूज कैसे करते हैं। लेट अस डू फर्स्टली एग्जांपल फर्स्ट। ओके, तो एग्जांपल फर्स्ट मेरे पास क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। बेटा इसके दो मेथड्स हैं, आप जैसे मर्जी करो। आप सीधा अगर देखिए साइन इनवर्स x है, कोई नेगेटिव नहीं कोई कुछ नहीं, मुझे बताइए 1/√2 साइन की वैल्यू कौन से एंगल में आती है?
कौन से एंगल में आती थी? 1/√2। आप में से बता सकता है कोई? जल्दी जल्दी। हाँ जी, कनुबा, कनुबा बता सकती हो बेटा? साइन इनवर्स की बात नहीं कर रही, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर साइन कौन से एंगल की वैल्यू 1/√2 होती थी? हाँ जी कनुबा बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट सारांश। ओके कनुबा, यस बेटा बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैम। हाँ जी बेटा, साइन के कौन से एंगल पे आंसर 1/√2 होता है? 45। बिल्कुल करेक्ट, 45, जिसको हम 5/4 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है कनुबा। अब बेटा देखिए, यदि साइन इनवर्स 1/√2 आप लिख रहे हो 5/4, हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि साइन इनवर्स की जो रेंज है ना, वो -π/2 टू π/2 है। क्या π/4 इसको बिलोंग कर रहा है? कर रहा है ना, क्योंकि ये -90 टू 90 है। π/4 इसको बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स ये प्रिंसिपल वैल्यू। अगर नहीं बिलोंग करता तो हम इसको चेंज करते हैं, आगे मैं आपको चेंज करने का मेथड भी बताऊं। क्योंकि ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर मेरे पास हो गए आंसर इसका साइन इनवर्स 1/√2 का आंसर π/4। बस काम खत्म। अब जैसे मैं आपको कोई और क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन बताती हूँ, सेकंड क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि मैम ये क्यों बात कर रही है, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल वैल्यू करने, कैलकुलेट करने को कहा, और कोई नहीं। इसके और सारे आंसर्स भी हो सकते हैं। कैसे? अच्छा, अगर मैं देखूं, मैं इस चीज को ना देखूं, सपोज मुझे पता है कि ये आंसर जो है ना, पाई माइनस π/4 भी इसका आंसर, 3π/4 भी हो सकता है, और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो ये 45 इंटू 3 अगर मैं देखूं तो ये 135। तो बेटा 135 -90 टू 90 के बीच में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने ये नहीं लिया, क्योंकि मुझे क्लियर कट लिखा है कि प्रिंसिपल वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -90 टू 90 के बीच में। ओके बेटा, चलिए, तो नेक्स्ट मेरे पास हो गए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज सेकंड एग्जांपल, लेट अस डू। अब देखिए, मुझे कॉट इनवर्स -1/√3। अब देखिए यहाँ नेगेटिव आ गया, मैं सीधा ये फॉर्मूला लगाऊंगी, कॉट इनवर्स -x इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x। मैंने पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब आप मुझे बताइए, कॉट इनवर्स 1/√3 कब होता है, कौन से एंगल पे होता है? हाँ जी सारांश, इट्स योर टर्न, अनम्यूट योरसेल्फ सारांश। हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट? लक्षित? हाँ जी लक्षित, आर यू एबल टू टेल मी बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस। हाँ जी बताइए, कॉट इनवर्स 1/√3 बेटा कहाँ पर होता है, कौन से एंगल पे? π/3 पे। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल π/3 पे। अब इसका आंसर आया 2π/3। अगर आपको कॉट इनवर्स की रेंज याद हो, तो मैंने कॉट इनवर्स की रेंज बताई थी 0 टू पाई बेटा, मैंने 0 टू पाई बताई थी। तो अब इट बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ओपन इंटरवल, क्लियर कट बिलोंग करते। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या है, दैट इज 2π/3। क्यों? क्योंकि ये कितना बना, π/3 कितना होता है, 60, 60 इंटू 2 120। तो बेटा 120 0 टू पाई के बीच में होता है ना। एक मैं
था। दिस इज वन ऑफ द मेथड। एक और बताने लगी हूँ जो बुक में दिया हुआ। इससे ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, ना मुझे कुछ सोचना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो बुक में मेथड हम करते हैं उससे मुझे बार बार सोचना पड़ता है। वो कैसे बेटा, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मुझे सोचना पड़ता है इसको। ठीक है, लेट अस थिंक ओवर दिस क्वेश्चन, है ना। इसी क्वेश्चन को फिर आप एक्सरसाइज ट्राई करना, कल हम प्रॉब्लम्स इसकी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो है यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको। ओके, मैंने लेट कर दिया, एक्स कर दिया इसको, ये ओके। जब मैंने लेट किया तो मेरे पास बेटा यहाँ पर इस कॉट इनवर्स को मैं इधर ले जाऊं तो वो क्या बन गया, कॉट एक्स। अब बेटा नेगेटिव को पहले भूल जाओ, फॉरगेट दिस नेगेटिव साइन। आप सिर्फ इतना देखिए, अगर इधर कॉट है ना तो इधर भी कॉट बनाइए। और 1/√3 कॉट पे कितने पे होती है, 5/3 पे। अभी लक्षित ने बताया था मुझे। अब बेटा मैं इसको इक्वेट नहीं कर सकती, मैंने इस नेगेटिव को एडजस्ट करना है। नेगेटिव को एडजस्ट करने के लिए मुझे पता है माइनस कॉट थीटा, क्योंकि कॉट ही और कॉट का कॉट ही चाहती हूँ, चाहती हो ना बेटा। तो इसके लिए मैं कॉट पाई माइनस पाई/3 कर दूं। आपने किया हुआ ना +1 में, कॉट पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। देखिए यहाँ मुझे सोचना पड़ा कि मैं 90 से करूं कि पाई से करूं कि 2 पाई से करूं, क्योंकि कॉट मेरे पास जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो मुझे देखना पड़ा कि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए मैं पाई माइनस से जाऊं। सेकंड में पहुंचने के लिए या मैं पाई से जा सकती हूँ या मैं पाई/2 से। जब मैं पाई/2 से जाती हूँ तो बेटा उसमें कॉट का टैन का कॉट हो जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉट का कॉट ही रहे, तो मुझे ये वाली लाइन से चेंज करना होता है, या पाई में कुछ ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, या ऐड करना होता है, या 2 पाई में सब्ट्रैक्ट करना होता है, या 2 पाई में ऐड करना। तो यहाँ मुझे बहुत सोचना पड़ता है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा बेटा, बट अगर मैं ये आइडेंटिटी लर्न कर लूं तो मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ता, नथिंग आई हैव टू थिंक ऑफ। ओके बेटा, कोई डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना चाहती हूँ बेटा? चले फिर आगे, ठीक है। चलिए अब बाकी हम बेटा कल इसको कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, और ना टिल क्वेश्चन नंबर 10th तक, दैट इज योर होमवर्क। Tomorrow I will ask one by one all the students to tell me this question. So be prepared with that. Okay? Clear? Goodbye.